अच्छा जी, वेलकम बैक टू द सेकंड सेशन। और मैं ज़रा पीपीटी अपलोड कर लूँ। पीपीटी अपलोड हो जाती है तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। सो नर्स का रोल रोल हम एज अ कोऑर्डिनेटर पढ़ रहे थे, तो बस अब पीपीटी जैसे ही अपलोड होती है तो हम आगे चलते हैं जी। लें जी, पीपीटी अपलोड हो चुकी है और अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करता हूँ। हम कोऑर्डिनेटर पे थे। कोऑर्डिनेटर से अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। कोऑर्डिनेटर्स कोऑर्डिनेट्स एंड प्लान्स केयर पीस टुगेदर फ्रेगमेंटेड केयर। तो फ्रेगमेंटेड केयर होती है, एक साइकोलॉजिस्ट दे रहा है, एक न्यूट्रिशनिस्ट दे रहा है, एक डॉक्टर दे रहा है, तो वो सारी केयर्स को जो है वो इकट्ठा की करती है नर्स। प्रिपेयर पेशेंट फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलोअप, तो ये भी कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद लेजॉन इन हेल्थ केयर टीम, तो हेल्थ केयर टीम के अंदर एक दूसरे के साथ अच्छे से बना के पेशेंट की बेटरमेंट के लिए केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट जो रोल है हमारा वो है जी कम्युनिकेटर। तो कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस्टेब्लिश रेपो, पेशेंट के साथ हम कम्युनिकेशन के ज़रिए रेपो इस्टेब्लिश करते हैं, ना सिर्फ पेशेंट के साथ बल्कि अपने कोलीग्स के साथ भी। इस्टेब्लिश थेराप्यूटिक हेल्पिंग रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन हमें मदद करती है कि हम अपने पेशेंट के साथ थेराप्यूटिक हेल्पिंग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर सकें जी। बी अवेयर ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, उसको पता होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल क्या है। उसके बाद असर्टिव कम्युनिकेटर, जो नर्स होती है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक बड़े कॉन्फिडेंट मैनर में रखना जानती है। अगर आपको असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब नहीं पता है तो डोंट वरी, क्योंकि हम आगे अभी जो असर्टिव कम्युनिकेशन है उसको बड़ी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। एक हमारा पूरा चैप्टर है असर्टिवनेस के ऊपर, तो उसके अंदर हम जो है असर्टिवनेस के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो रोल है नर्स का वो है जी नर्स एज अ रिसर्चर। तो बीइंग अ नर्स हमें एक रिसर्चर होना चाहिए ताकि हम अपनी नर्सिंग केयर को इम्प्रूव कर सकें, अपने प्रोफेशन को अपलिफ्ट कर सकें। तो हमें पता है कि हम रिसर्च में क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, नर्सिंग केयर को इम्प्रूव करते हैं और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, प्रोवाइड प्रोफेशनलिज्म टू द नर्सिंग। तो नर्सिंग का जो मोराल है वो रिसर्च से
बुलंद होता है जी। अगला जो रोल है वो नर्स का, वो एज अ टीचर है या एजुकेटर है, नर्स एजुकेटर। तो नर्स एजुकेटर को सोच के आपके माइंड में सिर्फ ये आपको टीच करने वाले टीचर्स ही नहीं आने चाहिए, बल्कि हर नर्स अपने अंदर एक एजुकेटर होती है, क्योंकि वो अपने पेशेंट को एजुकेट करती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में। सो वही लिखा हुआ आगे, एजुकेट द पेशेंट टू डेवलप सेल्फ केयर एबिलिटीज, प्रोवाइड नॉलेज टू अलाउ पेशेंट टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। पेशेंट को नॉलेज देती है ताकि पेशेंट अपने डिसीजन कर सकें। डिमॉन्स्ट्रेट नीडेड स्किल्स, जैसा कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना कि वो अपने आप को ये जो इंजेक्शन है इंसुलिन का वो कैसे लगा सकता है। प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस, रिस्टोर हेल्थ एंड फैसिलिटेट कोपिंग। तो लोगों को वो इस तरह की चीज़ें भी हम बताते हैं ताकि वो नेक्स्ट बीमारियां उन्हें ना हो सकें, प्रिवेंटिव के बारे में। जी, तो ये था नर्स एज अ टीचर। अब टीचिंग लर्निंग जो है ना वो एक पूरा प्रोसेस होता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एज अ एजुकेटर काम करना चाहते हैं, चाहे आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, चाहे आपने अपने पेशेंट को जो है ना वो कोई एजुकेशन देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, राइट। ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला हम ये जो है नर्स एज अ एजुकेटर के बारे में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता क्या है, टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है। तो 10 मिनट की ब्रेक है जी आपके लिए। आज 6:20 पे हम वापस आ जाएंगे, 6:20 में। तो मैं यहाँ पर रिमाइंडर लगा रहा हूँ आपका, ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। 6:20 PM। तो 6:20 पे हम लोग वापस आते हैं, फिर मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेता हूँ। ठीक है जी, चलें जी। 6:20 तक आप लोगों की ब्रेक है। फ्रेश होके आए, मैं भी ज़रा फ्रेश होके आता हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और ब्रेक इज़ ओवर, सो हम अब आगे चलते हैं जी। मैं ज़रा ग्रुप में भी मैसेज कर दूं कि आप लोग वापस ज्वाइन कर लें। जी, सो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस पे आ जाते हैं हम नेक्स्ट, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है। सो टीचिंग इज़ अ प्लान्ड मेथड टू हेल्प समवन टू लर्न। तो टीचिंग एक प्लान्ड मेथड है जिसमें एक टीचर जो होता है वो दूसरे लोगों को हेल्प आउट करता है इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। सो लर्निंग क्या होती है? प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इंक्रीज देयर नॉलेज और चेंजेस देयर बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। एजुकेशन का जो बेसिकली पर्पस होता है ना, वो ये पर्पस ये होता है कि दूसरे बंदे के बिहेवियर में चेंज लेकर आए। तो लर्निंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमें को टीच करता है और हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। राइट। अच्छा, लर्निंग की ना 3 डोमेन्स होते हैं। हम 3 तरह की चीज़ें 3 डिफरेंट तरीकों से सीखते हैं। नंबर 1 पे कॉग्निटिव लर्निंग होती है। कुछ चीज़ें जस्ट याद रखने के लिए होती हैं। जैसे हमने किसी का नाम याद रखना है तो वो हम अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, तो दैट इज़ अ कॉग्निटिव लर्निंग। एक्वायरिंग न्यू नॉलेज को याद करना। अगली चीज़ है जी साइकोमोटर लर्निंग, एक्वायरिंग अ न्यू फिजिकल स्किल्स। तो जब हम स्किल्स सीखते हैं या किसी को सिखाते हैं तो वो साइकोमोटर लेवल पे हो रहा होता है। साइकोमोटर लेवल का क्या मतलब है? साइक जिसमें माइंड भी इन्वॉल्व होता है और आपकी बॉडी भी इन्वॉल्व होती है। माइंड उस चीज़ को सीखता है और बॉडी उस चीज़ को परफॉर्म करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड वन इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में बेसिकली क्या होता है? इफेक्टिव डोमेन में ये होता है एक्वायरिंग चेंजिंग वैल्यूज, फीलिंग्स और एटीट्यूड। इसमें हम अपने अंदर या किसी के अंदर तब्दीली लेते हैं। तब्दीली किस बारे में? अपनी वैल्यूज को चेंज करना, अपने एटीट्यूड को चेंज करना, अपने बिहेवियर को चेंज करना, कोई ऐसी चीज सीखना जिससे आपके अंदर कोई पॉजिटिव तब्दीली आ जाए, तो दैट इज वो चीज अफेक्टिव डोमेन में हो रही होती है। अच्छा जी, अगला जो नर्स का रोल है दैट इज अबाउट बीइंग टीम प्लेयर। तो एक नर्स जो है उसको एज अ टीम प्लेयर भी अपना रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि हम अकेले ही पेशेंट को केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, या फिर हम अकेला एक बंदा जो है वहाँ पे काम नहीं कर रहा होता वार्ड में या किसी भी जगह पे। तो हमें एज अ नर्स एक टीम प्लेयर होना चाहिए, हमें टीम बनानी भी चाहिए और लोगों के साथ मिलकर काम भी करना आना चाहिए। सो नर्सेज आर पार्ट ऑफ अ टीम। नर्सेज टीम का पार्ट होती हैं। डोंट वर्क इन आइसोलेशन, अकेले काम नहीं करती हैं। सो हु आर द अदर टीम मेंबर्स? तो ये जो सवाल है इसका जवाब अब आपने देना है कि हमारे साथ और टीम मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। जी, तो मेरा सवाल है कि अदर टीम मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नेम एनी, बहुत सारी दुनिया है जो हमारे साथ मिलके काम करती है जी। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं हम अपने बेसिक रोल की तरफ, अपने मेन रोल की तरफ। तो हमारा जो मेन रोल है वो क्या है? वो केयर प्रोवाइड करना है। सो असेस एंड प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू द क्लाइंट बाय यूटिलाइजिंग नर्सिंग प्रोसेस। तो हम उस केयर को प्रोवाइड करने के अंदर क्या करते हैं? अपने नर्सिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो एज फार एज प्रोसेस, तो आप लोग जानते ही हैं फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में हमने नर्सिंग प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ है। तो आई थिंक आपको इसका अच्छे से आइडिया है। इसके 5 स्टेप्स होते हैं: असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन। सही है जी।
हाँ जी, तो अगला रोल जो है नर्स का, दैट इज अबाउट अ मोटिवेटर। तो मोटिवेट डेफिनेटली हमें पेशेंट को करना पड़ता है। तो इसके लिए शायद मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई हो। मैंने आपको क्या वो स्टोरी सुनाई है कि एक बंदा, उसका एक बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ। ठीक है जी। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसके साथ जितने भी लोग थे उनकी डेथ हो गई, और उसकी बॉडी के अंदर कम से कम जो है कोई 20-30 जो है ना वो फ्रैक्चर्स आए थे। 20-30 फ्रैक्चर्स के साथ वो एक इमरजेंसी में बेड पे लेटा हुआ था, और उसके सराहने कोई बंदा खड़ा हुआ था, जो कि उसके हाथ के ऊपर यूं हाथ रख के कह रहा था, आई एम हेयर, आई एम हेयर। खैर वो बंदा जो है वो सेहतयाब हुआ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो बंदा जब सेहतयाब हो गया तो क्या हुआ कि वो बंदा ना ढूंढता हुआ आया कि वो कौन बंदा था, किसकी ड्यूटी थी जो मुझे खड़ा होकर कह रहा था आई एम हेयर, आई एम हेयर। तो जब उसने देखा ना, जाके पता लगाया, तो चला कि वो एक स्टूडेंट नर्स थी जो कि वहां पे खड़े हुई थी, और वो कुछ भी नहीं उसे करना आता था, बिल्कुल नवाइस थी, वो न्यू थी। वो उसके हाथ पे जो है हाथ मार के कह रही थी कि आई एम हेयर, कि तुम परेशान नहीं हो, मैं यहाँ पे हूँ। वो बंदे ने एक किताब लिखी पूरी, और उसमें उसने बताया कि शायद अगर वो बंदी मुझे ये ना कह रही होती तो मैं जिंदा ना होता। ये जो इसने मुझे ये कहा है आई एम हेयर, कि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए, इस चीज ने मुझे मोटिवेट किया और मैं मौत से भी लड़ गया और इस वक्त मैं जिंदा हूँ। ठीक है जी। सो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो एज अ नर्स हमें एज अ मोटिवेटर काम करना आना चाहिए। इंटरनल इम्पल्स दैट अलाउज वन टू टेक एक्शन और चेंज बिहेवियर। ठीक है, तो हमें लोगों की इम्पल्सिस को पहचानना चाहिए और उनको कैसे जो है वो आप इसको कर सकते हैं, क्या कहते हैं उनको, उनके बिहेवियर को कैसे मोटिवेट कर सकते। नर्सेज मोटिवेट पेशेंट टू मेक चेंज बाय हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, लिसनिंग टू द पेशेंट्स नीड्स। हमें पेशेंट को पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर भी आना है, पेशेंट को सुनना है, इनकरेज करना है, रिवॉर्ड करना है, उनको टाइम देना है, एनर्जी देनी है, और ये सारा कुछ करने कराने के कराना जो है, दिस इज अबाउट मोटिवेशन। तो वी शुड बी मोटिवेटेड फॉर ओवर पेशेंट्स। तो हमारा एक रोल जो है ये एज अ मोटिवेटर भी है। अगला जो रोल है नर्स का वो है जी क्रिटिकल थिंकर। जी, अब मेरा सवाल अब आप लोगों से ये है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? हाँ जी, सो अच्छा आयशा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग, अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग में क्रिएटिविटी ये क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है जी। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। ये जो आपके सामने एक दीवार है, इसके पीछे देखने की कोशिश करना कि ये क्या हो सकता है, या फिर आपने कोई चीज़ पढ़ी है, उसमें चीज़ों को मिला के और एक नतीजा अखज़ करने की कोशिश करना, इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग फ्रॉम एवरी एंगल, बिल्कुल रुहील आपने सही कहा, हर एंगल से सोचना। सो अ वे ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम अदर देन द ऑब्वियस, के वो जो हमें सामने चीज नजर आ रही है उससे थोड़ा सा आगे जाके सोचने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना, इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग। इसका एक और नाम भी है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, के डब्बे में से बाहर निकल के सोचना। लुकिंग एट द बिग पिक्चर, मतलब कि जो आपको सामने चीज नजर आ रही है, इसमें और क्या हो सकता है, इस सिचुएशन के अंदर और क्या हो सकता है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ तो किसी भी चीज को अच्छी तरह से एनालाइज करना, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना, इन डेप्थ एनालिसिस करना, इज अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन वाई समथिंग इज बीइंग डन, कोई काम क्यों कर रहे हैं हम, ओपन टू न्यू आइडियाज। तो जो एक नर्स है डेफिनेटली उसको क्रिटिकल थिंकर होना पड़ता है, चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए, फैसला लेना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली जो पेशेंट हमारे साथ बीमारियों के साथ आते हैं, बेसिकली वो उनकी प्रॉब्लम ही होती है जिसको हमने दूर करना होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि एक पेशेंट था,
उसको जनाब बीटा ब्लॉकर जा रही थी, सॉरी एक पेशेंट था, उसका हार्ट रेट बहुत कम था, लेकिन डॉक्टर उसे बीटा ब्लॉकर जो है वो एडवाइस कर गया। अब नर्स ने अपने नॉलेज को इस्तेमाल किया, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ की, और उसने क्या किया, उसने वो मेडिसिन उस पेशेंट को नहीं दी, और डॉक्टर को जाके कहा कि आपको ये मेडिसिन एडवाइस नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि पेशेंट जो ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है। सो ये उसने क्या इस्तेमाल किया, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल की है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक हमारा पूरा चैप्टर है, तो क्रिटिकल थिंकिंग को भी हम आगे जो है ना इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ेंगे जी। अगला जो हमारा रोल है दैट इज इनोवेटर। इनोवेशन क्या होती है, कोई न्यू इजाद करना। तो डेफिनेटली दुनिया प्रोग्रेस करती है, रोज़ ब रोज़ नई चीज़ें बन रही है, तो नर्सिंग के अंदर भी हमें इनोवेशन लेकर आनी चाहिए, अपनी नर्सिंग केयर के अंदर हमें इनोवेशन लेकर आनी चाहिए। अब आईवी लाइन लगाने के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारे तरीके निकल आए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो इनोवेशन है। टेक एक्शन टू मेक थिंग्स हैपन, चीज़ों को करने के लिए एक्शंस लेना। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं रास्ते में तो उनको इनोवेशन लाते हुए, नई चीज़ें लाते हुए सॉल्व करना। इनिशिएट चेंज, तब्दीली लेकर आना, प्रीवियसली जो चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं उनके अंदर पॉजिटिव तब्दीली लेकर आना। सीज अ प्रॉब्लम एंड लुक फॉर द सोल्यूशन, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो अगर अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, रिसर्च करके या सर्च करके हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो वो भी इनोवेशन ही है। नेक्स्ट आ जाती है डायमेंशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, कि नर्सिंग प्रैक्टिस बेसिकली हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जी मरियम, बिल्कुल उसने अपना नॉलेज इस्तेमाल किया है, लेकिन उस नॉलेज को उसने इंटीग्रेट किया है डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो क्रिटिकल थिंकिंग बेशक इट इज़ बियॉन्ड दैट, तो उसने बियॉन्ड दैट किस तरह किया कि उसने जब मेडिसिन करनी थी उससे पहले पेशेंट के वाइटल्स चेक किए, और उन वाइटल्स को उसने रिलेट किया अपने ऑलरेडी नॉलेज के साथ। सो क्या बना, तो क्रिटिकल थिंकिंग बन गई कि उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, उसने चीज़ों को रिलेट किया, एनालाइज किया, और उसने मेडिसिन नहीं दी, बल्कि डॉक्टर को जाके कहा कि मैं ये मेडिसिन नहीं दे सकती। सो इट इज़ नॉट मेयर यूज ऑफ नॉलेज, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं डायमेंशन नर्सिंग प्रैक्टिस की तरफ। हम काफ़ी जगहों पे काम करते हैं जी, मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग क्लिनिकल एरिया में काम करते हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, कम्युनिटी के अंदर भी कई जगहों पे जो है वो नर्सेस काम करती हैं। तो डिफरेंट डायमेंशंस हैं नर्सिंग प्रैक्टिस की, कि हम कहाँ कहाँ पे नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो ये जो नर्सिंग के रोल्स पढ़े हैं हमने पीछे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में सवाल आ जाता है कि रोल ऑफ नर्सेज लिखें। तो नेक्स्ट आ जाए डायमेंशन ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशन कौन कौन सी है, सबसे जो मेन हमारी डायमेंशन है दैट इज क्लिनिकल नर्सिंग, फंडामेंटल नर्सिंग टू मीट द बेसिक नीड ऑफ द क्लाइंट्स। पेशेंट को जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल नर्सिंग कहते हैं, जो क्लिनिकल एरिया में प्रोवाइड करते हैं। स्पेशलिटी नर्सिंग बेस्ड ऑन द नर्सिंग साइंस एंड स्पेशलिटी थ्योरी नॉलेज एंड स्किल्स। क्लिनिकल नर्सिंग की भी आगे बड़ी सारी टाइप्स हैं, इंटेंसिव केयर नर्सिंग है, कोरोनरी केयर नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, तो बहुत सारी इसकी आगे, न्यूरो है, ये सारी की सारी बहुत सारी आगे टाइप्स हैं इसकी। तो ये बेसिकली ये एक डायमेंशन है कि क्लिनिकल एरिया के अंदर जो नर्स प्रैक्टिस कर रही होती है उसको फिर नर्स प्रैक्टिशनर नर्स कहा जाता है। अगली जो है दैट इज कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर, तो डायरेक्टिंग टूवर्ड स्पेसिफिक पॉपुलेशन और ग्रुप विद इन द कम्युनिटी। तो पाकिस्तान में तो अभी हम LHVs, हमारे पास नर्सेज ऑलरेडी बहुत कम हैं, तो हम अपने कम्युनिटी लेवल पे LHVs को इस्तेमाल करते हैं। तो दे आर एक्सिलरी टू अस, वो हमारी एक समझ लें कि हमारे अंडर आते हैं, या हमारी एक ब्रांच छोटी सी के तौर पे वो काम करते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो दूसरी डोमेन है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डोमेन आ जाती है दैट इज अबाउट नर्सिंग एजुकेशन, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। So based on the nursing science and education theories controlled by the state education and healthcare guide, तो जो लोग पढ़ाते हैं नर्सिंग के अंदर, तो दैट इज नर्सिंग एजुकेशन। अगला जो पॉइंट है दैट इज अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट, तो वो लोग जो हॉस्पिटल में आपको मैनेज कर रहे हैं, या नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, नर्सिंग कॉलेजेस को मैनेज कर रहे हैं, तो वो क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट है। सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ फैक्टर एज नर्सिंग प्रोफेशनल, स्टाफ, टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंसिंग। तो आपके जो हेड नर्सेज आ जाती हैं, आपके सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, आपकी DNS आ जाती हैं, आपकी NS आ जाती हैं, डायरेक्टर जनरल नर्सिंग वगैरह आ जाती हैं, तो वो सारे नर्सिंग मैनेजमेंट में काम करते हैं। अगला है जी नर्स रिसर्चर। ठीक है,
ये भी एक डोमेन है नर्सिंग की, कि आप नर्सिंग के अंदर एज अ रिसर्चर जो है वो भी काम कर सकते हो। तो ये सारी डोमेन्स थी नर्सिंग की। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, सबसे बेस्ट डोमेन कौन सी है, या कौन सी डोमेन हमें इख्तियार करनी चाहिए? जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे बेस्ट डोमेन कौन सी है, या डोमेन कौन सी है नर्सिंग की? जी क्लास। फरहीन कह रही है सारी ही करनी चाहिए, तो आप बाकी लोगों का क्या ख्याल है? ऑल इज़ बेस्ट। चलें, यहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, और ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं मास्टर्स इन नर्सिंग का इंटरव्यू देने गया था यूएचएस में। तो मुझसे पूछा गया, यार मास्टर्स करके आप नर्सिंग की कौन सी डोमेन में जाओगे? मुझे किसी ने सिखाया हुआ था, आपने वहाँ पे बोलना है कि आपने जाना क्लिनिकल में है, क्लिनिकल के अलावा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तो वो आपको रख लेंगे। अब मैं इसी चीज़ से इंस्पायर्ड था, तो मैंने उनको यही जवाब दिया जो सामने मेरे इंटरव्यू लेने वाले बैठे हुए थे। मैंने कहा जी, मैं जो है वो नर्सिंग एजुकेशन की तरफ जाऊँगा जी। ठीक है। अच्छा, सॉरी, मैंने उनको कहा कि मैं क्लिनिकल नर्सिंग की तरफ जाऊँगा। तो वो जो सामने मेरी बंदी बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आप पेशेंट को एजुकेट नहीं करते? मैंने कहा मैडम बिल्कुल करते हैं। तो मुझे वो कहती हैं, तो फिर एक नर्स को एजुकेटर भी होना चाहिए ना? मैंने कहा मैडम बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप पेशेंट को एजुकेट कर रहे हो, आप उसको हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन की एजुकेशन नहीं देते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल देते हैं। तो क्या ख्याल है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स वाला कोई सिलसिला नहीं बनता इसमें, कि आप किसी बंदे को कम्युनिटी में वापस भेज रहे हो, उसको बता रहे हो कि आपने किस किस तरह से बीमारी से बचना है? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर आपका कम्युनिटी हेल्थ का रोल नहीं बन जाता? मैंने कहा बिल्कुल बन जाता है जी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इंडिविजुअली एक पेशेंट को कोऑर्डिनेट करते हो और मैनेज करते हो, क्या ख्याल है, आप नर्स मैनेजर नहीं हो? मैंने कहा मैडम बिल्कुल हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है फिर। तो फिर आप, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन नहीं ढूंढते हो, रिसर्च नहीं करते हो? मैंने कहा मैडम करते हैं। तो कहते हैं कि एक नर्स जो है उसको ऑलराउंडर होना चाहिए, उसके अंदर सारे रोल्स होने चाहिए। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रोफेशन क्यों डिक्लाइन की तरफ जाता है? हमने अपने सारे कैडर्स अलहदा किए हुए हैं। पढ़ाने वाला बस पढ़ाता है, क्लिनिकल में काम करने वाला क्लिनिकल में काम करता है, रिसर्च जो है वो हम जो है ना, समझ लें मक्खी पे मक्खी मारते हैं, कोई नई इनोवेशन नहीं लेकर आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते हैं, और मैनेजमेंट हमारी जो है वो भी डिफरेंट है। अब आप एक डॉक्टर की एग्जांपल लें, एक प्रोफेसर की एग्जांपल लें, वो पेशेंट भी देखता है आके, पेशेंट के काउंट्स करता है, वो वार्ड की मैनेजमेंट को भी देखता है, सही है, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को भी देखता है, उसके बाद वो जाके मेडिकल कॉलेज में लेक्चर भी देता है, ठीक है, और रिसर्च वो साइड बाय साइड करता है। तो वो सारी चीज़ें एक बंदा ही कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमने चीज़ों को सेग्रीगेट कर दिया है। चीज़ों को सेग्रीगेट करने की वजह से हम वो वाला एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं ला पा रहे हैं जो कि हमें लेकर आना चाहिए। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हम भी हालात को चेंज करेंगे, और हम भी अपनी सारी चीज़ों की प्रैक्टिसेस जो हैं वो लेके चलेंगे। यहाँ पे जो लोग शौकत खाना में काम करते रहे हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि वो इस मॉडल को लेके चलते हैं। उनके नर्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो काम भी करते हैं, क्लिनिकल एरिया में आके पेशेंट्स भी देखते हैं, रिसर्च भी करते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, और कम्युनिटी लेवल पे भी कैंप्स वगैरह उनके होते हैं। राइट। चलें जी, सैचुरेट तो नहीं हो गए हैं ज़्यादा? चलें जी, फिर ऐसा है कि थोड़ा सा ये चैप्टर हमारा रह गया अब। मेरी कोशिश होगी कि हम इसको जो है ना नेक्स्ट कर लें,
नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इसे फिनिश कर लेंगे, और फिनिश करने के बाद हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, और इसका टेस्ट भी जो है वो उससे अगले वीक में हम प्लान कर लेंगे, ठीक है। तो उससे उससे मतलब मैं ज़रा पूछना चाहूँ आपसे कि आपका फ्राइडे को टेस्ट है। अच्छा जी, सुंबल कह रही हैं सर, हाउ कैन वी ओवरकम दीज इश्यूज, योर पॉइंट ऑफ व्यू वांट टू नो। अच्छा जी सुंबल, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। एक हमने जो पोलराइजेशन कर ली है कि मैंने एजुकेशन में ही जाना है और क्लिनिकल में कोई रहना नहीं चाहता, जो भी हाई एजुकेशन ले लेता है वो क्लिनिकल से भागता है, ठीक है। तो पहले तो इस चीज़ को थोड़ा सा वो करने की ज़रूरत होगी, लेकिन ये चीज़ उसी वक्त आएगी जब जो हमारे लोग पॉलिसी मेकिंग लेवल पे बैठे हुए हैं, ऊपर वाली सीटों पे बैठे हुए हैं, बहुत ऊपर वाली बैठे हुए हैं, उन लोगों को थोड़ी सी पॉलिसी के अंदर चेंज लेकर आनी चाहिए। और जो एक सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है नर्सिंग केयर का, उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग ही देखें कि आप 10-10 15-15 साल जो है चार्ज नर्स 16 में काम करते हैं, उसके बाद 17 में हेड नर्स में प्रमोशन मिलती है, हेड नर्स के बाद वही हेड नर्स 17 में अगेन प्रमोट होती है ANI पे, फिर वो अगेन प्रमोट होती है 17 के अंदर ही NI पे, ठीक है। तो ये ज़रा कल्चर हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, सही है, चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब पॉलिसी मेकिंग लेवल पे कोई चीज़ चेंज होगी, फिर ही हम कुछ कर सकेंगे। हाँ मरियम, आप क्या पूछ रहे हो, इस चैप्टर के टॉपिक यही हैं क्या? हाँ मरियम, यही टॉपिक हैं, लेकिन मैं साथ में बुक से रीडिंग का कहूँगा आप लोगों को, तो प्लीज़ बुक्स ले लें अपनी अपनी, अपनी अपनी प्लीज़ बुक्स ले लें आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को बुक से रीडिंग का कहना शुरू करूँ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो बुक है, वो जो प्रोफेशनल नर्सिस के बारे में है, जो मैंने आपको लिखवाई थी, सो प्लीज़ वो बुक ले लें, ताकि मैं आप लोगों को बुक रीडिंग भी दूँ, और जो आपका टेस्ट बनेगा नेक्स्ट वो उस बुक में से बनेगा। सो प्लीज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बुक जो है वो ले लें आप लोग, जहाँ से भी मिलती है, राइट। हरम कहती हैं सर, एक दिन मैंने एक पेशेंट को एजुकेट किया कि आप घर में खाने में एहतियात कर लिया करें, तो रोज़ हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं होगी, तो उन्होंने मेरी कंप्लेन कर दी DMS को। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। तो क्या कंप्लेन की वैसे DMS को उन्होंने, ये तो बताओ ज़रा हरम। जी हरम, शेयर करें ज़रा, क्या कंप्लेन क्या की और बाद में क्या बना उस कंप्लेन का, और उसने क्यों कंप्लेन की भाई, आप उसको एक अच्छे तरीके से एक बात बता रहे हो। जी सर, छुट्टी दे दें प्लीज़, नींद आ रही है, अब कोरोना ICU में ड्यूटी की है। अच्छा भाई, छुट्टी दे देते हैं, बस 5 मिनट ठहरो ज़रा, हम हरम की बात सुन लें। मारिया तुम सो जाओ, हम जाग रहे हैं। कहते सिस्टर कहती हैं, ओ देखें बात पता क्या है, आ, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बड़ा मैटर करता है इन चीज़ों के अंदर। तो हमेशा जब भी पेशेंट को आप एजुकेट करने लगें किसी चीज़ के बारे में, तो आप पहले असेस करें कि वो पेशेंट किस तरह का है, ठीक है, उसके हिसाब से उसे एजुकेट करें। अगर आप से लोगों को एजुकेट करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर चीज़ों को नेगेटिव लेंगे ना,
चलें जी, यहाँ पर हम अपनी क्लास का ख़ात्मा करते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसको नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ पढ़ के आइएगा। बुक ले लें क्योंकि मैं आपको एक चैप्टर बताने वाला हूँ बुक का, जो कि इसके साथ साथ आपने रीड करना है प्रोफेशनल रोल के बारे में। तो एज यूजुअल हमारी अब इंशा कल क्लास है, या जब भी क्लास है स्केड्यूल के हिसाब से अब उसी तरह से चलेंगे हम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यहाँ पर मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। सही, फिर हरन क्या कहा डीएमएस ने आपको, जब आपने कहा कि आपकी ड्यूटी है देन? अच्छा जी, एग्ज़ाम की रिपोर्ट ये इंशाल्लाह 6 को यूएचएस ओपन हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में शायद आप लोगों की डेट शीट आ जाए और सितंबर में जो है आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। साइमा, मैं बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में बुक के बारे में बता चुका हूँ और मैं बुक का एक स्क्रीनशॉट जो है, पिक्चर जो है वो भी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो अगर किसी के पास बुक की पिक्चर हो तो प्लीज़ वो ग्रुप में दोबारा शेयर कर दे, ताकि बाकी लोग जो है ना वो फिर बुक परचेज कर सकें। बाकी एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि सितंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यहाँ पर हम इसे ऑफ तारिक शीला की बुक मेंटल हेल्थ के लिए है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाली बुक की बात कर रही है वो। अच्छा हरम, फिर क्या हुआ? एमएस से मिले फिर आप? क्या हुआ, क्या बना? चले जी, फिर यहाँ पर इसे फिनिश करते हैं हम, राइट? मुलाकात जब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। आई होप आप लोग टेस्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे। असाइनमेंट भी मैंने आप लोगों को शायद दी हुई थी, मैंने मार्किंग कर दी है उसकी, ठीक है। चलो ठीक है, आपने अच्छा किया, रम के मैडम को बता दी। चलें जी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।